गाइस, मैं धनराज कुमावत और पीरियोडिक टेबल के साथ लेक्चर नंबर 6 पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 6 है। और इसमें हम आज इसके पीरियोडिक टेबल के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास फाइंड करना, है ना। तो इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने की एक बेहतरीन धांसू ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए चैनल को पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करवाए भी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करने की एक रामबाण ट्रिक है जो आईआईटी जेईई तक के लिए काम करती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको बहुत अधिक बेनिफिट होगा, है ना। तो आज हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन विन्यास हमें ज्ञात क्यों करना है, भाई किस काम में आता है इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारे, भाई ज्ञात ही क्यों करें, उससे क्या आवश्यकता है उसकी ज्ञात करने की। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करने के कई रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न है कि परमाणु की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा तो किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की, किसी भी परमाणु की हम क्या कर सकते हैं, वैलेंसी संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों का पता कर सकते हैं हम, कि भाई किसी परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये जो आउटर शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही, इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर ही हम इन तत्वों को चालक है, कुचालक है या अर्धचालक है आदि पर बांट सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम तत्वों की लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हम किसी भी तत्व की लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा तो हम इतने सारे कार्य कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास न होगा तो हम इनमें से एक भी चीज़ नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास की आवश्यकता होती है। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास की आवश्यकता के बारे में हमने पढ़ लिया, तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन विन्यास की आवश्यकता है तो हमें इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। और क्योंकि एग्ज़ाम में आता भी है, हर एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ले लो, चाहे आपका आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम ले लो, चाहे नीट का एग्ज़ाम ले लो, चाहे आपका स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम ले लो, हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन अवश्य आता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पीरियोडिक टेबल का। तो इसलिए मैं इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करने की एक धांसू ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, जिससे आपको कभी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना। तो बने रहे हमारे साथ। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास, जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, आपका मेन टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड करना है। और आप सभी जानते हैं कि परमाणु की कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो ऋणावेशित कण होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, और जो धनावेशित कण होते हैं वो कहाँ रहते हैं, परमाणु के नाभिक में। नाभिक में रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव पार्टिकल होता है और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता, ये चार्ज लेस होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है ये, है ना। तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस से हमें पढ़ना है, तो हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अभी छोड़ देना है, वह आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आता है, तो इसे हम वहाँ पे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का स्थान कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु में, उसकी कक्षाओं में भी, कोष के अंदर उपकोष होता है, वहाँ पर पाए जाते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं ना, किसी व्यक्ति का घर कहाँ है, राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के इस गांव में, इस कॉलोनी में है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी परमाणु के कक्षाओं में कौन होते हैं, कोष में कौन होते हैं, उपकोष। और उपकोष में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हो गया, इलेक्ट्रॉन का परमाणु में स्थिति हो गई। अब हम बात करें कि परमाणु में कोष, आपने 10th में पढ़ा होगा कि कोषों की संख्या हम, यानी कि जो कक्षाएं होती हैं उन्हें हम कोष कहते हैं परमाणु की, है ना। तो कोषों को हमने के, एल, एम, एन आदि नाम दे दिया। और उपकोष क्या होते हैं, प्रत्येक कोष में उपकोष होते हैं, एस, पी, डी, एफ, ये 4 प्रकार के उपकोष होते हैं। और एस उपकोष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। यानी 4 का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन के बीच में 4 का डिफरेंस, 6 और 10 के बीच में 4 का डिफरेंस, 10 और 14 के बीच में 4 का डिफरेंस होता है। और अब आप सब ये भी जानते होंगे, 11th की जो आपकी केमिस्ट्री है उसमें आपने सबने पढ़ा होगा, 11th नहीं तो 10th में भी आपने
10th में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन विन्यास ऑफ बो नियम आदि की पालना करता है, इसके बिना हम इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं कर सकते। और 11th में तो आपने खासकर पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए हमें ऑफ बो का नियम आना चाहिए, हुंड का नियम आना चाहिए, पाउली अपवर्जन का नियम आना चाहिए, n+1 का नियम आना चाहिए, और अर्धपूरित तथा पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व का नियम आना चाहिए। आदि नियम आएंगे तभी हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं। ऐसा स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, टीचर्स स्टूडेंट्स को ऐसा बताते हैं। और हमें क्या है, एग्ज़ाम में हमें जल्दी से आंसर की क्या होती है, नीड होती है जल्दी आंसर निकालने की, और टाइम हमारे पास कम होता है। तो उस स्थिति को लेकर मैंने आपको ये वीडियो बनाया है आपके लिए। तो देखिए, तो ओप्पो के नियम में क्या होता है कि 1s, फिर 2s 2p होता है, 3s 3p 3d होता है, 4s 4p 4d होता है, 4f होता है, 5s 5p 5d, 6s 6p और फिर 7s होता है। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बढ़ते हैं, 1s में बढ़ते हैं, फिर 2s में बढ़ते हैं, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p और 4s में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। 4s में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फिर 3d में, फिर 4p में, 5s में, फिर 4d 5p 6s में, फिर 4f 5d 6p 7s में। यानी कि इस क्रम से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको रामबाण ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक धमाकेदार दासू ट्रिक, जिससे आप आसानी से इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कहूँगा कि आप उन सभी नियमों को याद करो, उन सभी नियमों को आप पढ़ो अच्छी तरीके से, फिर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हो। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार टफ है इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना। उन सभी नियमों को पढ़ो एक एक को गहराई से, फिर इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालो। तो मैं आपको कहता हूँ, आपको वह सभी नियम नहीं पढ़ने, यानी उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आपको उन सभी नियमों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पढ़ लो, एक बार नज़रों से काट लो, लेकिन उन्हें, तो इन सभी नियमों को बिना याद करे हुए मैं आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना सिखाऊंगा एक बेहतरीन तरीके से। तो आप सभी को पता है कि जो सब सेल होते हैं, आपके उपकोष होते हैं, उनकी संख्या 4 होती है, S, P, D, F। माना कि S उपकोष 1 नंबर पे हैं, P उपकोष 2 पे हैं, D उपकोष 3 पे, F उपकोष 4 पे हैं। तो इन सब की रिपीटिशन करना है, हमें 2 2 बार लिखना है इन सबको। S उपकोष को 2 बार लिखना है, S। फिर P उपकोष को 2 बार लिखना है, P को उपकोष को 2 बार लिखना है। कहने का मतलब ऐसे है कि भाई P फिर S, फिर P फिर S, जैसे PS ऐसे। फिर D उपकोष से लेके S उपकोष तक 2 2 बार लिखना है, DPS, फिर DPS। फिर F से S तक लिखना है, FDPS। फिर इन्हें नंबरिंग दे देनी है। S उपकोष 1 नंबर से चालू हो रहा है, तो जहाँ जहाँ S है वहाँ नंबर देना है हमें 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर P उपकोष 2 नंबर से चालू हो रहा है, तो जहाँ जहाँ P है वहाँ 2 से हमें काउंटिंग करनी है। तो 2 3 4 5 6 7। फिर जहाँ जहाँ D उपकोष है वहाँ 3 से काउंटिंग करनी है हमें, ना। तो 3 4 5 6। F उपकोष की 4 से काउंटिंग करनी है, और F उपकोष की नंबरिंग हम 4 नंबर से करेंगे, जैसे 4F 5F, फिर ऐसे 6F आएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन विन्यास हमें बढ़ना है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में भरेंगे। और आप सभी को पता है S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, D उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, F उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। तो सबसे पहले S उपकोष के 1s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, फिर 5s में, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5s 6d 7p 8s। तो इस सीरीज़ में हमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते चलना है, तो आपका एक भी इलेक्ट्रॉन विन्यास गलत नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 19 नंबर पे आपका आता है पोटेशियम, जिसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 19 होते हैं, इसमें प्रोटॉन 19 होते हैं, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, तो सबसे पहले हम 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम जनरली 2
जनरली इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम क्या लिखते हैं, 2 8 8 1 लिखते हैं। भाई पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो बाह्यतम कक्षा है वो कौन सी है, फोर्थ कक्षा है, फोर्थ सेल है। तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। फिर हम बात करते हैं 50 नंबर पे आता है आपका SN, जिसे आप टिन कहते हैं, है ना। तो इसमें 50 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हम, वो देखो। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3p में 2, 3p में 6, फिर 4s में 2, 3d में 10, 4p में 6, 5s में 2, 4d में 10, 5p में 2। इस प्रकार हम भरेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसके जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं पता है आपको, संयोजी कोष में इसके इलेक्ट्रॉन हैं 4, 5s2 5p2। ओके। फिर आपका आता है क्रोमियम, जिसका परमाणु क्रमांक 24 है, 24 नंबर पे आता है ये, है ना। तो इसमें 24 इलेक्ट्रॉनों में दर्शाना है इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, फिर 4p आता है ना। तो इसमें हमने सभी में इलेक्ट्रॉन भर दिए, 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप कहोगे कि भाई पहले 1s के बाद में 2s आया, 2p आया, 3s के बाद में 3p आया, 3p के बाद में 3d आना चाहिए, पहले 4s क्यों लिखा। तो ये 4s में आपको बताया ना भाई, 3d से पहले हम 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर बाद में 3d में भरते हैं। अगर 3d में पहले भर दिए बाद में 4s में भरे तो वो गलत हो जाता है। इसी लिए तो ये ट्रिक बताइए, और इसीलिए तो ओब्बो ने ये नियम बनाया था, याद है आपको। तो अब इस 3d को हमने पहले भर दिया, ये हो गया सही। अब इसको व्यवस्थित लिख सकते हैं हम बाद में, भरने के बाद में। भाई 1s2 को, फिर 2s2, फिर 2p, फिर 3s 3p, फिर 3d को पहले लिख दिया, फिर 4s2 को बाद में लिख दिया। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये क्या होता है, इसमें एक नियम होता है, अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षक अर्ध भरे पूर्ण भरे तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास अधिक स्थायी होता है। तो इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, यानी इस डी में एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इस 4s1 का, 3d4 में एक इलेक्ट्रॉन 4s2 का ले लिया, तो ये क्या हो गया, 3d5 हो गया, ये 4s1 हो गया। तो डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, तो ये 5 हो गई ना इसमें, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अर्धभरा हो गया ना ये, तो ये अधिक स्थायी हो गया। 4s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, तो यहाँ 1 हो गया ये। तो अर्धभरे तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास अधिक स्थायी होता है। तो ये तीनों प्रोसेस इसके सही है, कोई सा भी कर सकते हो आप एग्ज़ाम में आने पर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।